प्रिय छात्रों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अरुण कुमार देशमुख आपके लिए प्रबंध शास्त्र संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय से लेकर आए हैं डायनामिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लीगल फ्रेमवर्क। इस पाठ्य चर्चा के क्रम में जैसा कि हम बात कर रहे थे सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों की, किस तरह से सामाजिक और सांस्कृतिक कारक किसी व्यवसाय को या बिजनेस को प्रभावित करते हैं, उन्हीं सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों में एक महत्वपूर्ण बिंदु जो कि भारतीय ही नहीं अपितु समूचे वैश्विक समाज में एक महत्वपूर्ण अवधारणा के रूप में सब देशों के लिए एक पहलू है, उसको हम आज समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से सेक्युलरिज्म को भारत में देखा जाता है, पंथ निरपेक्षता के इस अवधारणा को देखा जाता है, उसके क्या बिजनेस इम्प्लीकेशंस होते हैं और उसके क्या प्रभाव व्यवसाय पर हो सकते हैं, और किस तरह से यह कॉन्सेप्ट या अवधारणा आगे बढ़ी और किस तरह से यह व्यवसाय को प्रभावित करता है और व्यावसायिक प्रतिष्ठान इससे क्या सीख सकते हैं। इन्हीं सब बिंदुओं पर संक्षिप्त चर्चा करते हुए आज के सत्र को हम आगे बढ़ाएं। जैसा कि हमने कहा, सेक्युलरिज्म इन इंडिया, जो चित्र आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उस चित्र से एक बात क्लियर होती है कि सेक्युलरिज्म या पंथ निरपेक्षता, सबसे पहले हम बता दें कि इसका जो हिंदी अनुवाद है, बहुधा इसको धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है, लेकिन यह एक गलत अनुवाद है। इसको हमें ठीक करने की आवश्यकता है। कई बार इस पे बात भी उठी है, लेकिन किन्हीं कारणों से उसमें परिवर्तन नहीं हो सका है। तो मूल रूप से देखिए तो सेक्युलरिज्म धर्मनिरपेक्षता न होकर के पंथ निरपेक्षता की बात करता है। रिलीजन का लिटरल ट्रांसलेशन यदि किया जाए, अनुवाद किया जाए हिंदी भाषा में, तो वह पंथ या संप्रदाय होता है, न कि धर्म। धर्म एक अलग अवधारणा है और इसके एक अलग तरह के पहलू है जिसको अलग तरीके से समझने की आवश्यकता है। तो हम यहाँ पर जिस अवधारणा की बात करने जा रहे हैं वह है पंथ निरपेक्षता अथवा संप्रदाय निरपेक्षता, जो भी कहा जा सके, सेक्युलरिज्म। तो जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि भारतीय संस्कृति की एक सबसे बड़ी सुंदरता है इसकी अनेकता में एकता की भावना। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत एक सार्वभौमिक देश है, एक ऐसा देश है जहां पर सभी तरह के धर्म एक साथ सहजीवन करते हुए दिखाई पड़ते हैं और बड़ा ही सुंदर चित्रण यहाँ पर देखने को मिलता है कि यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी और अन्यान्य विश्व के जो भी धर्म हैं वे यहाँ पर किस तरह से फले फूले साथ में आगे बढ़े। तो यह मानव धर्म जो मूल में है और उसके आसपास इन सारे धर्मों की जो का प्राकट्य जो हमको देखने को मिलता है अलग अलग कालों में, वह वे सारे धर्म यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से फले फूले विकसित हुए और आज भी सहजीवन और सहअस्तित्व को के बड़े अच्छे चित्रण को दर्शाते हैं। तो मूल रूप से यहाँ पर इन सब धर्मों की बात करने का, इन सब संप्रदायों की बात करने का मूल उद्देश्य है कि किस तरह से ये साथ में रहते हैं। साथ में रहना एक पहलू है और चूंकि शासन और सरकार, राजसत्ता जो है वो और इन धर्मों का सहजीवन, ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। इसके अगर इवोल्यूशन की बात करें, इसके अगर इतिहास की बात करें, तो जो सेक्युलरिज्म या पंथ निरपेक्षता का ये जो अवधारणा है, ये विशुद्ध रूप से भारतीय अवधारणा नहीं है। मूल रूप से इसका प्रादुर्भाव इतिहासकार कहते हैं कि प्राचीन जो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ यूरोप है वहाँ से देखने को मिलता है, चाहे वो फ्रांस की क्रांति हो, चाहे वो यूरोप की अन्य देशों की क्रांतियाँ हो। वहाँ पर मूल रूप से चर्च और चर्च का प्रभाव वहाँ की राजसत्ता पर, ये आपस में ऐसे गुथ गए थे कि चर्च ही एक तरह से राजसत्ता को चलाने का काम करते थे। तो चर्चों का अनावश्यक, पादरियों का अनावश्यक हस्तक्षेप राजसत्ता में लोगों को नापसंद आने लगा और उसी नापसंदगी की वजह से कालांतर में उन्होंने, जनता ने और राजसत्ता के लोगों ने धर्म का या संप्रदाय का राजनीति में प्रवेश को निषेध करने की मांग उठाई और चर्च की पावर्स और राजसत्ता की शक्तियां दोनों को सेपरेट किया गया। इसी सेपरेशन की प्रक्रिया को मूल रूप से सेक्युलरिज्म का बाद में नाम दिया गया। पंथ निरपेक्षता या संप्रदाय निरपेक्षता के रूप में इसको प्रतिष्ठापित किया गया।
वहां की उन संस्कृतियों की ये उस समय की आवश्यकता थी। अनावश्यक हस्तक्षेप को रोकने के लिए इन दोनों शक्तियों को अलग अलग किया गया। संप्रदाय विशेष शक्ति और मूल रूप से राज सत्ता की शक्ति या राजनीति, इन दोनों को अलग रखने की जो बात है वही सेक्युलरिज्म को दर्शाता है। अब अगर हम भारतीय परिदृश्य की बात करें तो भारत में कभी भी सांप्रदायिक सत्ता ने राज सत्ता में हस्तक्षेप ऐतिहासिक रूप से देखे तो नहीं किया है। यदि कोई ये कहे कि ये राजा यदि किसी धर्म विशेष या संप्रदाय विशेष को मानता है तो उसका प्रभाव उसकी राजसत्ता में आना स्वाभाविक है, ये बिल्कुल स्वाभाविक बात है। लेकिन इस स्वाभाविक परिणति के होते हुए भी हमें यह देखने की आवश्यकता है कि कभी भी ये हस्तक्षेप इतना अधिक नहीं हुआ कि राजनीति ने संप्रदायों का या संप्रदाय ने राजनीति का विरोध किया हो। हमारे यहाँ पर धर्म एक ऐसा विषय रहा है जिसने हमेशा हर शक्ति का मार्गदर्शन किया है और मानव के हित में किस प्रकार उसका प्रयोग हो सकता है, शक्तियों का प्रयोग हो सकता है, उसके लिए मार्गदर्शन किया है। मार्गदर्शक शक्ति के रूप में धर्म हमेशा से रहा है, संप्रदाय रहे हैं, न कि शासन के रूप में उन्होंने अपनी बात को मनवाने का प्रयास किया है। तो मूल रूप से अब जो इसके आलोचक है वे कहते हैं कि सेक्युलरिज्म की भारत में यूं तो आवश्यकता नहीं थी, लेकिन बदलते परिवेश के हिसाब से समस्त वैश्विक देश सेक्युलरिज्म को जिस तेजी से अपना रहे थे तो यह एक फैशन था कि भारत को भी उसको अपनाना आवश्यक सा प्रतीत हुआ उस समय की राजसत्ता को। तो मूल रूप से ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का या हमारे संविधान का अंग नहीं था, लेकिन सन 1976 में इसको जोड़ा गया। तो इस संक्षिप्त विवरण के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं सेक्युलरिज्म के कॉन्सेप्ट को लेकर के कि किस तरह से ये आगे बढ़ा। तो सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं सेक्युलरिज्म को। सेक्युलरिज्म क्या है, अर्थात पंथ निरपेक्षता क्या है। मूल रूप से जैसा कि हमने बताने का प्रयास किया, यह एक विचारधारा है जिसको हम आइडियोलॉजी कहते हैं। यह एक विचारधारा है जिसका जो मुख्य रूप से बात करता है किस तरह से सेपरेशन हो दो शक्तियों का, रिलीजियस फोर्सेस और स्टेट, जो राजसत्ता है उसका धर्म सत्ता से सेपरेशन। और इसमें जो राजसत्ता है, जो शासन करता है, जो सरकार है, उसको धर्म के प्रति न्यूट्रल स्टैंड लेकर के चलना है। रिलीजियस बिलीफ्स, जो हमारी सांप्रदायिक मान्यताएं हैं, उनके प्रति सरकार का एक उदासीनता पूर्ण रवैया होना चाहिए। वे किसी भी धर्म को बहुत प्राथमिकता न दे और किसी भी धर्म के प्रति भेदभाव का भाव न रखे। तो मूल रूप से इस तरह की स्थिति को सेक्युलरिज्म कहा जा सकता है। तो सेक्युलरिज्म का ये न्यू क्लासिकल से लेकर के मॉडर्न व्यू अगर हम समझने का प्रयास करें तो उसका सार तत्व कुछ इस तरह से निकल करके आता है। अब इसमें दो आशय मूल रूप से निकल करके आते हैं। पहला है पंथ निरपेक्षता की बात ये करता है कि सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड द स्टेट, की राजनीति से संप्रदायों का विलगाव अलगाव हो, दोनों अलग अलग रूप से कार्य करे। और इसको पंथ निरपेक्षता की बात कही गई, न कि धर्म निरपेक्षता की। लेकिन लिटरल सेंस में आज जो प्रयोग होता है हिंदी में, इसको बहुधा धर्म निरपेक्षता ही कहा जाता है और लिखा भी जाता है, जो कि गलत है। इसको युवाओं को समझने की आवश्यकता है। आगे जो हम बात करते हैं, इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन बाय द स्टेट, कि किसी राज्य द्वारा, किसी राज्य सत्ता द्वारा सभी धर्मों को या सभी संप्रदायों को मूल रूप से समान रूप से वो देखे। सर्वधर्म सद्भाव, सभी धर्मों के प्रति सद्भाव रखे। यद्यपि संभव नहीं है, क्योंकि यदि राज सत्ता में किसी एक संप्रदाय विशेष को मानने वाला व्यक्ति है तो उसका स्वाभाविक झुकाव अपने संप्रदाय के प्रति होगा, वो किसी भी संप्रदाय का हो सकता है। तो समभाव होना एक आइडियल स्टेट तो है, लेकिन ये रियलिस्टिक नहीं है। इसलिए सद्भाव आवश्यक है, और वह सद्भाव इतना होना चाहिए कि किसी भी धर्म के प्रति, किसी भी संप्रदाय को डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव जैसा महसूस ना हो। इस तरह से अगर हम बात करें तो यह भारतीय संविधान का जो सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट है, ये भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो बात करता है कि सभी को इक्वल ट्रीटमेंट मिले। उनकी मान्यताएं, धार्मिक मान्यताएं क्या है, उनके संप्रदाय क्या है, किन पंथों को वो मानते हैं, उनकी पूजा पद्धतियां क्या है, इन सब को
दरकिनार करके सभी के प्रति समभाव और सद्भाव से राजसत्ता व्यवहार करे। अब अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें, संवैधानिक प्रावधानों की बात करें कि सेक्युलरिज्म को लेकर क्या संवैधानिक प्रावधान मूल रूप से भारत में है, तो जैसा कि हम देखते हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, जैसा कि हमने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन जब बना उस समय मूल रूप से सेक्युलरिज्म इस शब्द की व्याख्या कहीं भी संविधान में देखने को नहीं मिलती। यद्यपि इक्वालिटी की बात है, समता की, समानता की बात है, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज में अलग अलग जगहों पर अलग अलग आर्टिकल्स में बात है कि किसी के प्रति कोई भेदभाव ना हो, सभी के प्रति समभाव हो। इसी तरह की बातें अलग अलग सेक्शंस और आर्टिकल में कही गई है, जिसका हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। इसमें मूल रूप से जो बात कही गई है कि जो कॉन्सेप्ट है वो मूल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, जिसको बाद में जोड़ा गया। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कई प्रोविजंस है, कई प्रावधान है, जिसको पार्ट 3 में देखा जा सकता है, जो कि फंडामेंटल राइट्स की बात करता है। पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी की बात करता है, और पार्ट 4 खंड 4A जो बात करता है फंडामेंटल ड्यूटीज की, जो कि अब किस तरह से राजसत्ता के अलावा और कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद को अपने आप को स्थापित करने के अलावा जो जुडिशरी है, जो न्याय व्यवस्था है हमारी, उसने किस तरह से इस कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को एक आकार लेने में सहायता की। तो इसमें वैसे तो कई सारे केसेस है कोर्ट में जिनकी बात इसके संदर्भ में की जा सकती है, लेकिन दो मुख्य रूप से है। एक केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जो कि 1973 में एक केस आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात रखते हुए कहा कि सेक्युलरिज्म वाज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो पंथ निरपेक्षता है वह मूल रूप से भारत के संविधान का नैसर्गिक अंग है। ठीक इसी तरह से बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने मूल रूप से सेक्युलरिज्म को परिभाषित किया, इसका आशय व्यक्त किया कि ये है क्या। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उच्चतम न्यायालय ने ये भी कहा कि सेक्युलरिज्म मीन्स इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑफ ऑल रिलीजन, कि सभी संप्रदायों को समान भाव से ट्रीट किया जाए। ये मूल रूप से इसका एसेंस है। अब जैसा कि हम देखते आए हैं कि इसको 1976 में कॉन्स्टिट्यूशन का अंग बनाया गया, तो अलग से इसको अंग बनाने के वजह से कई लोगों का इसमें हमेशा से विरोध रहा है, अतः उन्होंने इसकी आलोचना की। उन्होंने कहा कि सेक्युलरिज्म जो है वो ठीक एंटी रिलीजियस एलिमेंट की बात करता है, कि सरकार को राजनीति का विरोधी बनाता है। ठीक इसी तरह से कुछ विरोधियों का, कुछ आलोचकों का कहना है कि ये वेस्टर्न इंपोर्ट है। जैसा कि हमने बताया कि फ्रांस की क्रांति और यूरोपीय देशों में चर्च का जो दखल था वो राजसत्ता में और एक दूसरे की पावर्स पे जो अतिक्रमण महसूस हुआ, उसके फलस्वरूप सेक्युलरिज्म के कॉन्सेप्ट का प्रादुर्भाव हुआ। तो इस वजह से, चूंकि ओरिजिन वहां से है, तो इसको पाश्चात्य आयात भी इसको कहा गया है, कि एक वेस्टर्न इंपोर्ट है, वेस्टर्न कंट्रीज से इसको इंपोर्ट किया गया है, जिसकी आवश्यकता हमारे सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों के से पटरी नहीं खाती। तो उस तरीके से इसको वेस्टर्न इंपोर्ट कहा जाता है। ठीक इसी तरह से कहा जाता है कि इस संवैधानिक मूल्य, सेक्युलरिज्म नामक इस संवैधानिक मूल्य का उपयोग करके अल्पसंख्यकों को अनावश्यक जो पावर्स दी जा रही है, तो इस वजह से भी इसकी आलोचना होती है। ठीक इसी तरह से इसको इंटरवेंशनिस्ट भी कहा गया है। ठीक इसी तरह से आरोप लगाए जाते हैं जो सत्ताधारी दल होता है उनके ऊपर, कि ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है और इसका मूल रूप से और कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है। तो इस तरह से इसके कई सारे आलोचनाएं हमको देखने को मिलती है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो इंडिया के सेक्युलर फैब्रिक को प्रभावित करते हैं। तो जिस तरह से पॉलिटिक्स का सांप्रदायिक अफेयर्स में इंटरफेरेंस या दखलंदाजी होती है, तो वो कहीं ना कहीं ये बताती है कि सेक्युलरिज्म की जो वैल्यू है उसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है।
तो चाहे वो अल्पसंख्यकों को अनावश्यक रूप से राजसत्ता के द्वारा दिया जाने वाला लाभ हो या फिर किसी बहुसंख्यक समाज के लिए किया जाने वाला कोई उपकारिक कार्य, तो दोनों को ही संदेह की दृष्टि से देखकर विपक्ष राजसत्ता पर जो सत्ताधारी दल है उन पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं। तो मूल रूप से इनको सेपरेट रखना ही इसके मूल में है सेक्युलरिज्म के, कि राजसत्ता अपना कार्य करे, धर्म सत्ता सांप्रदायिक सत्ता अपना कार्य करे। ठीक इसी तरह से नॉन सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिक्स से रिलीजन या संप्रदायों को सेपरेट करना चुनौतीपूर्ण है। जैसा कि हमने कहा कि जो सत्ताधारी दल में यदि कोई किसी पंथ विशेष को मानने वाला है तो उसका उस पंथ के प्रति विशेष झुकाव होना स्वाभाविक है, और उसके चलते कुछ कार्य वह ऐसे भी करता है जो उस पंथ विशेष के लिए लाभकारी हो सकते हैं। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं इस सेपरेशन को लेकर चुनौती देखने को मिलती है। ठीक इसी तरह से एक्सक्लूजन ऑफ माइनॉरिटी, कई बार कई देशों में सेक्युलर होने के बावजूद भी देखने को मिलता है कि माइनॉरिटीज़ को या अल्पसंख्यकों को एक अलग दोयम दर्जे का व्यवहार देखने को मिलता है। यद्यपि यदि हम भारत में देखें तो भारत में हमारे यहाँ पर अल्पसंख्यकों को या माइनॉरिटीज़ को विशेषाधिकार मिले हुए हैं, और जितने संपन्नता में, जितनी अच्छी स्थिति में माइनॉरिटीज़ भारत में है, संभवतः विश्व के अन्य देशों में वह देखने को नहीं मिलता है। तो यह हमारे मूल प्रकृति में है, यह हमारी संस्कृति की विशेषता है कि यदि ये पावर कॉन्स्टिट्यूशन न भी देता तो भी हम मानव धर्म को सबसे पहले प्राथमिकता देते हैं। किसी भी धर्म से पहले, किसी भी संप्रदाय से पहले, किसी भी सोच से पहले मानव धर्म हमारे मूल में है। इस नाते हमारे यहाँ पर ये एक्सक्लूजन देखने को नहीं मिलता है। ठीक इसी तरह से ग्रोइंग रेडिकलाइजेशन की जब हम बात करते हैं कि किस तरह से कट्टरवाद बढ़ रहा है, धार्मिक कट्टरवाद देखने को मिलता है, चाहे वो माइनॉरिटीज़ में हो, अल्पसंख्यकों में हो या बहुसंख्यक समाज में हो। तो जब आपस में टकराव होते हैं तो कट्टरता की ये भावना और भी अधिक बढ़ती है, जो कि समाज के लिए और इस कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैल्यू है इसके लिए एक खतरा सिद्ध होती है। ठीक इसी तरह से रिलीजियस इंटॉलरेंस की अगर हम बात करें तो पश्चिमी समाज में और कुछ मिडिल ईस्ट और अन्य देशों में और अन्य देशों में जिस तरह से अन्य धर्मों के प्रति, अपने राष्ट्रीय धर्म से इतर अन्य धर्मों के प्रति जो एक असहिष्णुता का भाव देखने को मिलता है, उससे यह सिद्ध होता है कि वे देश स्वयं को भले ही सेक्युलर कहे लेकिन वहाँ पर माइनॉरिटीज़ खतरे में हैं। लेकिन यही भारत में देखते हैं तो भारत में हमें रिलीजियस इंटॉलरेंस कुछ घटनाओं को यदि छोड़ दिया जाए तो हमको लगता है कि बहुत कम देखने को मिलता है, जो कि किसी भी व्यवसाय के लिए, व्यवसाय के फलने फूलने के लिए एक अच्छा संकेत है। शांति व्यवसाय को फलने फूलने के लिए नितांत आवश्यक है, और वह शांति मूल रूप से आपसी सद्भाव, जो सारे संप्रदाय रह रहे हैं उनके बीच में जो सद्भाव होता है उसी से किसी व्यवसाय के आगे बढ़ने की का मार्ग प्रशस्त होता है। ठीक इसी तरह से किस तरह से सेक्युलर स्टेट बनाने में सहायता की जा सकती है, तो इसमें एजुकेशन एक बहुत बड़ा हथियार है। शिक्षा ने बहुत अच्छा कार्य किया है। जिस तरह से शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ तो लोगों में चेतना आई, और उस चेतना के चलते सभी एक दूसरे के मूल्यों का, धार्मिक मूल्यों का, सांस्कृतिक मूल्यों का सम्मान करते हुए सहजीवन का चित्र प्रस्तुत करते हैं। ठीक इसी तरह से जो सामाजिक रिफॉर्म्स हुए, जो परिवर्तन हमको देखने को मिले समाज में, अच्छे परिवर्तन हुए, चाहे वो कुप्रथाओं की समाप्ति हो या जो पुराने रीति रिवाज थे जो कि देश काल और परिस्थिति के अनुरूप उचित नहीं थे, उनका समय से बदलना, तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छे संकेत है जो इस तरह के सांस्कृतिक मूल्यों को आगे बढ़ाते हैं। ठीक इसी तरह से पॉलिटिक्स जिस तरह से सेक्युलर मूव या सेक्युलर वैल्यू को कॉन्स्टिट्यूशन की फॉलो करती है वो, ठीक इसी तरह से जो कट्टरवाद है, सांप्रदायिक कट्टरवाद, तो उस पे सरकार का अंकुश जो होता है वो कहीं ना कहीं इस कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को आगे बढ़ाने में सहयोगी होता है। ठीक इसी तरह से माइनॉरिटीज़ के हितों की रक्षा की बात जो की जाती है, तो जहाँ पर ये होता है वहाँ पर एक सांप्रदायिक रूप से सौहार्द का माहौल देखने को मिलता है। ठीक इसी तरह से इसके अगर हम बिजनेस इम्प्लीकेशंस की बात करें
तो बिजनेस इम्प्लीकेशंस में सबसे पहले हम कहते हैं कि किसी भी व्यवसाय के उसका जो कॉरपोरेट कम्युनिकेशन है, जिस तरह से वो अपने ग्राहकों से संप्रेषण स्थापित करता है, संवाद स्थापित करता है, तो उसमें जिस तरह के मूल भाव प्रेषित किए जाते हैं वो ऐसे हो जो कि सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू का सम्मान करते हो, जो बांटने की बात नहीं करते हैं बल्कि जोड़ने की बात करते हैं। ठीक इसी तरह से ब्रांड प्रमोशन और एडवर्टाइजिंग में जब आते हैं तो वहाँ पर किस तरह से वो इस कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को अपने ब्रांड प्रमोशन का हिस्सा बनाते हैं और बहुत संजीदगी से इस तरह के मुद्दों को लेकर के चलते हैं। ठीक इसी तरह से डाइवर्सिटी की बात, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात आती है। इसी तरह से डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन की जब बात आती है, एचआर पॉलिसीज़ की बात आती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से मानव संसाधनों का नियोजन किया जाएगा, तो उसमें भी इस कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को हमको देखने को मिलता है कि किस तरह से एक संगठन में हर संप्रदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है। किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो छात्र होते हैं वे सभी अलग अलग संप्रदायों के होते हैं, एक जगह सहजीवन का अच्छा सुंदर चित्र प्रस्तुत करते हैं। तो उसी तरह से व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी उसको ध्यान में रखते हुए अपनी इस डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन में उसको सम्मिलित करना चाहिए। अब अगला जो बिंदु है सामाजिक पहलू का, वो है रूरल अर्बन डिफरेंसेस। जैसा कि हम सभी जानते हैं किसी भी देश में ग्रामीण और शहरी दो तरह की व्यवस्थाएं होती है, और अगर हम भारत की बात करें तो भारत मूल रूप से एक कृषि प्रधान देश कहा जाता रहा है और कृषि प्रधान होने के नाते यहाँ का लगभग 70% जो जनसंख्या है वह गाँव में बसती है, रूरल एरियाज में बसती है। तो इस 70% जो जनसंख्या रूरल एरिया में है, तो केवल 30% शहरीकरण यदि भारत में है, तो हमें गाँव का और शहरों का एक समुचित विकास पर ध्यान देना चाहिए। चाहे वो महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज हो, विनोबा भावे का ग्राम स्वराज हो, या फिर जो भूदान आंदोलन हुआ विनोबा भावे के द्वारा, उसके बाद तमाम तरह के आंदोलन हुए और प्रयास हुए कि किस तरह से गांव और शहरों के बीच में जो खाई है उसको पाटा जाए। गांव का विकास ही मूल रूप से भारत का विकास हो सकता है, इस अवधारणा पर काम हुआ। ठीक इसी तरह से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने पूरा नामक एक कॉन्सेप्ट दिया, प्रोवाइडिंग अर्बन अम्यूनिटीज टू रूरल एरियाज, PURA, जिसको कहा गया कि किस तरह से गांव में अर्बन अम्यूनिटीज, शहरी सुविधाओं को यदि गांव में दिया जाए तो पलायन को रोका जा सकता है, रोजगार के अवसर निर्मित किए जाए, औद्योगिक इकाइयाँ, छोटी औद्योगिक इकाइयाँ गांव में लाई जाए, जिससे कि जो पलायन है, माइग्रेशन है, वो रुक सके। तो इन सारे जो पहलू हैं उन पर जो चर्चा करता है वो रूरल अर्बन डिफरेंसेस की बात करता है। अगर हम बात करें रूरल और अर्बन की, तो इसकी कई सारी परिभाषाएं साहित्य में हमको देखने को मिल जाती है। मूल रूप से जो रूरल है वो किसी भी देश के आउटस्कर्ट में जो अर्थव्यवस्था चल रही होती है उसको हम रूरल अर्थव्यवस्था कहते हैं, जबकि एक बिल्ट एनवायरनमेंट की जिसमें सारी विशेषताएं सम्मिलित हो, ऐसे सेटलमेंट को मूल रूप से अर्बन एग्लोमरेशन कहा जा सकता है। गांव जो होते हैं वो रूरल एरिया जो होते हैं वो गांव में और हैमलेट्स में बसते हैं, जबकि अर्बन एरिया सिटीज़ और टाउन्स में, कस्बों में, शहरों में और कस्बों में देखने को मिलते हैं। लाइफ गांव में बड़ी सुलझी हुई और सामान्य सी होती है, जबकि शहरों में यह जीवन बड़ा ही फास्ट और कॉम्प्लिकेटेड सा, बड़ा ही गुथा हुआ सा देखने को मिलता है। ठीक इसी तरह से ऑक्यूपेशन की बात करें तो रूरल एरिया में जो ऑक्यूपेशन है, मूल रूप से जो पेशा है वह एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक है, जबकि यहाँ पर शहरों में नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, ट्रेड, कॉमर्स और इस तरह के अन्य सेवाएं अधिक देखने को मिलती है। जनसंख्या के वितरण की अगर बात करें तो यहाँ पर स्पार्सली पॉपुलेटेड पॉपुलेशन होती है, जबकि यहाँ पर जो जनसंख्या का घनत्व है वह बहुत अधिक होता है। गांव में जनसंख्या का घनत्व बहुत कम है, इसीलिए कम भीड़ भाड़ और शांति अधिक देखने को मिलती है, जबकि शहरों में ट्रैफिक जाम, और उससे हम समझ सकते हैं कि किस तरह से डेंसिटी जनसंख्या की प्रभावित करती है, घनत्व प्रभावित करता है। ठीक इसी तरह से गांव का विकास जो है वो रेंडमली और बड़े नेचुरल तरीके से होता है, जबकि शहरों का विकास बहुधा प्लान्ड वे में होता है, बड़े नियोजित ढंग से होता है। और इसी तरह से मोबिलिटी और अन्य विषयों पर देखें तो गांव में और शहरों में एक अंतर हमको पता चलता है। ठीक इसी तरह से इसके अगर बिजनेस इम्प्लीकेशंस की बात करें
तो मूल रूप से इसमें मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ देखना, तो जैसा कि हमने कहा 70% आबादी भारत की गाँव में बसती है, तो व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अपनी जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, अपनी जो बिज़नेस स्ट्रैटेजी है उसको ग्रामीण परिवेश के हिसाब से बनाना और शहरों के लिए शहरी परिवेश। तो अधिकांश आबादी यदि गाँव में है तो गाँव के लिए उनकी विपणन रणनीति, कूटनीति क्या हो सकती है, उस पर उनको गहन चिंतन करके उन लाभों को लेना चाहिए। ठीक इसी तरह से अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को वो डाइवर्सिफ़ाई कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, उदाहरण के लिए जैसे हम बात करते हैं कि हम एक प्रोडक्ट का प्रयोग करते हैं शैम्पू के छोटे सैशे ग्रामीण बाज़ार में अधिक बिकते हैं, जबकि शहरों में बॉटल्स की डिमांड अधिक होती है। तो इससे हमें पता चलता है कि प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में भी ग्रामीण और शहरी परिवेश में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। तो ठीक इसी तरह से जो प्रमोशन है, ब्रांड प्रमोशन और उन सब को ले, तो वहाँ पर डिजिटल मीडिया शहरों में अधिक प्रभावशाली देखने को मिलता है, जबकि गांव में आज भी दीवार लेखन और इस तरह के जो ट्रेडिशनल बिलबोर्ड वाले कॉन्सेप्ट है वो आज भी प्रचलित है, उनका प्रयोग अधिक होता है, वॉल राइटिंग एंड ऑल। तो उन सब का प्रयोग प्रमोशन में वहाँ अधिक देखने को, तो ये अंतर हमको बताते हैं कि बिजनेस इम्प्लीकेशन किस तरह से इसके व्यवसायिक निहितार्थ क्या हो सकते हैं। ठीक इसी तरह से संक्षेप में हम बात करेंगे जॉइंट फैमिली सिस्टम की। जैसा कि हम सभी जानते हैं ये भारतीय सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसको संयुक्त परिवार व्यवस्था कहते हैं। ये भारत की बड़ी समृद्ध परंपरा रही है, जिसमें कि जैसा कि हम सभी जानते हैं भारत पितृसत्तात्मक देश है, तो यहाँ पर जो परिवार है वो पितृसत्ता से चलते हैं। प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफर होता है वो जनरेशन टू जनरेशन चलता है और पिता के परिवार में ही जो संपत्ति आगे बढ़ती है। ठीक इसी तरह से सभी की जो प्रॉपर्टी होती है वो ज्वाइंट होती है और मूल रूप से देखें तो पूरे परिवार का एक अपना फंड होता है। ठीक इसी तरह से अगर हम बात करें तो एक सोशलिस्ट कम्युनिटी, एक छोटी सोशलिस्ट कम्युनिटी होती है परिवार, मूल रूप से संयुक्त परिवार, जहाँ पर जो कमाता है वह उसका भी पालन पोषण होता है और जो नहीं कमाता उसका भी पालन पोषण होता है, अर्थात सभी का विशेष ध्यान बराबर रूप से रखा जाता है। तो ये हमारा एक जॉइंट फैमिली सिस्टम का कॉन्सेप्ट था। अब इसकी परिभाषा की अगर बात करें तो अलग अलग विद्वानों ने इसको अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। मूल रूप से ये परिभाषा अगर हम देखें तो एक छत के नीचे जो इस परिभाषा का आशय है कि एक छत के नीचे वे सारे लोग किसी परिवार का एक समूह जो एक छत के नीचे रहता है, जो भजन और भोजन साथ में करता है। इसका आशय यह है कि एक छत के नीचे रहे और भजन साथ में करे और भोजन साथ में करे, एक ही चूल्हे पर अगर भोजन बने, तो ऐसे परिवार को हम जॉइंट फैमिली या संयुक्त परिवार कह सकते हैं। अब इसके जो कुछ बिंदुओं की, लक्षणों की अगर बात करें तो इसका जो आकार होता है वो बड़ा होता है, इनकी प्रॉपर्टी जॉइंट होती है, एक साथ इनका रहवास होता है। ठीक इसी तरह से कोऑपरेटिव सहकार पर ये चलते हैं और इनका जो रिलीजन है, जिस संप्रदाय या पंथ को ये मानते हैं वो कॉमन होता है, सभी का एक सा होता है। ठीक इसी तरह से सभी के अपने अपने म्यूचुअल राइट्स और ऑब्लिगेशंस होते हैं। तो ये इसके कुछ लक्षण हैं। मेरिट्स की अगर बात करें तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस को ये सुनिश्चित करता है। डिवीजन ऑफ लेबर की बात करता है, जिस कार्य को जो अच्छे से कर सकता है वह व्यक्ति उसी कार्य को करेगा। ठीक इसी तरह से आर्थिक पहलू की बात करें तो आर्थिक पहलू बड़ा मजबूत होता है कि परिवार में अगर कुछ नहीं भी कमाने वाले व्यक्ति है तो बेरोजगारी जैसी समस्या से बहुत हद तक निपटा जा सकता है। ठीक इसी तरह से पर्याप्त समय मिलता है लोगों को, परिवार में खाली समय मिलता है जिसमें कि वो रिक्रिएशन कर सके। ठीक इसी तरह से एक सोशल इंश्योरेंस का काम करता है, कभी व्यक्ति अगर कमाने की स्थिति में नहीं है तो भी वह भूखा नहीं रहेगा, इसकी गारंटी जॉइंट फैमिली सिस्टम में होती है। यह एक सामाजिक गुण को दर्शाता है। ठीक इसी तरह से फ्रेगमेंटेशन और जो प्रॉपर्टी है उससे संबंधित बातों की एकत्व को दर्शाता है। ठीक इसी तरह से एक समाजवाद की छोटी इकाई के रूप में संयुक्त परिवार देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ इसके कुछ डिमेरिट्स भी है, इसकी कुछ हानियां भी है। जैसे कुछ लोग जो काम नहीं करते हैं लेकिन उनको बिना काम के भी खाने को मिल जाता है तो वो काम क्यों करेंगे, तो इस तरह से वे आलस्य और प्रमाद को बढ़ावा देते हैं। ठीक इसी तरह से
व्यक्तित्व विकास में कई बार बाधक बनते हैं। ठीक इसी तरह से लिटिगेशन को बढ़ावा देते हैं। प्रॉपर्टी को लेके जो विवाद होते हैं जॉइंट फैमिली में, वो इसका नकारात्मक पहलू है। ठीक इसी तरह से तमाम तरह के विवाद देखने को मिलते हैं। इसमें प्राइवेसी कम पाई जाती है। ठीक इसी तरह से अगर हम बात करें कि जो जन्म दर है वो जॉइंट फैमिलीज़ में अधिक देखने को मिलती है। तो ये कुछ इसके डिमेरिट्स भी हैं। अब इसके बिजनेस इम्प्लीकेशंस की अगर बात करें तो हाउस होल्ड डिमांड को यदि समझना हो तो जॉइंट फैमिली सिस्टम को समझना आवश्यक होता है। फैमिली लाइफ साइकिल प्लानिंग और डिमांड को अगर समझना हो तो उसके लिए हमें जॉइंट फैमिली सिस्टम की समझ होना नितांत आवश्यक है। कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग में क्या क्या रोल होते हैं परिवार में, मुखिया ही सारे निर्णय लेता है या एक डेमोक्रेटिक सिस्टम उस जॉइंट फैमिली में है कि सभी की बात को सुना जाता है और तब फिर कोई निर्णय लिया जाता है कि घर में क्या खरीदा जाएगा, कौन सी कार ली जाएगी, कौन सा कंप्यूटर लिया जाएगा, घर के किसी बच्चे को कौन से स्कूल में एडमिशन दिलाया जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये कि देखने में ये डिसीजन छोटे छोटे लगते हैं, लेकिन एक जॉइंट फैमिली में किस तरह से डिसाइड होते हैं और कौन अंतिम निर्णय लेता है, कौन उन निर्णयों को प्रभावित करता है, ये सारी बातें यदि समझना हो तो कहीं ना कहीं हमें इसकी समझ होना आवश्यक है। इन्हीं सब बिंदुओं के साथ हम आज की बात को यहीं पर समाप्त करते हैं। धैर्यपूर्वक श्रवण के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।